whenever you are making an addition to your team, what should be the right lens of hiring a person, right? Sometimes we hire people thinking ki this guy come with a lot of experience. Let's say if I'm hiring a salesperson, this guy has done a lot of sales to these guys that I want to sell to. So this guy will come and bring a lot of network. That's why I should hire this person. मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, मेरे को ऑफिस बनाने हैं, इस बंदे ने इस ब्रांड के लिए ये सारे ऑफिसेस बनाए हैं, ये सारे वेंडर्स को जानता है, आई शुड हायर दिस पर्सन. दिस लेंस जनरली क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम देन गुड, राइट? बिकॉज ये काफी इंट्यूटिवली आता है. इस बंदे को जो आपको काम कराना है उस साइड पे अगर उसको एक्सपीरियंस है, उसको फटाक से हायर कर लो, राइट? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इमेजिन कि एक बंदा, लेट मी गिव यू प्रोफाइल, एक बंदा 25 साल से किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, राइट? एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट? और आपको उस टाइप का प्रोजेक्ट कराना है, राइट? वो आप उस बंदे से मिलते हो एंड आपको लगता है कि यार ये वाला काम तो मेरा तुरंत निकल जाएगा इस बंदे के आने से, राइट? एंड यू फील एंटाइज्ड टू कि यार इसको फटाफट हायर कर लेता हूँ. बट व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दैट प्रोजेक्ट इज ओवर, 3-4 महीने बाद यू स्टार्ट टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दैट पर्सन कि कंपनी ग्रो हो रही है, हम ग्रो हो रहे हैं, आप भी थोड़ा सा इवॉल्व करो, आप ये चीजें टेकअप करो, वो चीजें टेकअप करो. एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू टेक अप दोज चैलेंजेस, राइट? वो जहाँ पे है वो वहीं रहना चाहता है, वो इवॉल्व नहीं होना चाहता बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, या तो कैपेबिलिटी इशू है या फिर इंटेंट इशू है, जो भी रीजन है, राइट? लेकिन वहां पे देन दिस स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम, राइट? जो आपको एडवांटेज लग रही थी 3 महीनों में, साल भर में दिस गाय इज नाउ पुलिंग यू बैक, ड्रैगिंग योर टीम्स परफॉर्मेंस डाउन, राइट? तो जब भी आप किसी बंदे को हायर करते हो, इंपॉर्टेंट लेंस इज यू नीड टू थिंक कि 1 साल में इस बंदे से मैं क्या करा रहा हूँ, राइट? 1 साल में क्या करा रहा हूँ, 3 साल में क्या करा रहा हूँ. इफ यू आर एबल टू आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, आपको काफी सारी क्लैरिटी मिल जाती है. जब भी कैंडिडेट देखते हो आपको, क्योंकि 3 महीने 6 महीनों में जनरली वही वाले इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये वाला काम है झट से ही कर देगा. बट ऑलवेज थिंक अबाउट 1 साल में क्या करेगा बंदा, 3 साल में क्या करेगा. दैट विल अलाउ यू टू थिंक थ्रू दैट पर्सन्स कैपेबिलिटी, इंटेंट, हाउ ही इज इवॉल्व, व्हाट इज हिज पेस ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट इज द पेस ऑफ स्किल सेट डेवलपमेंट, और वो आपकी टीम में लॉन्ग टर्म में कैसे फिट बैठेगा, राइट? एंड आपको ज्यादा वंस इन अ वाइल 1-2 बंदे आप ऐसे हायर कर सकते हो, राइट? इट्स नॉट बैड एज वेल कि आपको प्रोक्योरमेंट में कोई पर्सन हायर करना है जिस बंदे ने बहुत साल से 20 साल से इंडस्ट्री में उस साइड उन चीजों की प्रोक्योरमेंट करी है, वो बंदा आके के इमीडिएट डेल्टा क्रिएट कर देगा. But 80% of your team should be built with should be composed of people जिनके ऊपर आपको लगता है कि लॉन्ग रन में these guys will be foundational to my team और ये मेरे साथ में ग्रो कर पाएंगे. हायरिंग में जब आपको टीम बनानी होती है, राइट, हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें अभी 4 प्रोजेक्ट करने हैं, राइट, या 5 प्रोजेक्ट करने हैं, तो मैं 5 साइट सुपरवाइजर ले आता हूँ या फिर 10 साइट सुपरवाइजर ले आता हूँ, उससे मैं 10 प्रोजेक्ट कर पाऊंगा. बट इवेंचुअली बॉटम अप हायरिंग जब आप करते हो, व्हाट इट लीड्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट इट लीड्स टू इज कि वो सारे बंदे आते हैं आपके पास में. एवरी पर्सन हु इज ज्वाइनिंग योर टीम, स्पेशली एट द एंट्री लेवल, नीड्स योर बैंडविड्थ, राइट? एंट्री लेवल पीपल नीड्स, सीनियर पीपल may not need your bandwidth. If you are hiring a, let's say, person in the India perspective में बता रहा हूँ, in a salary bracket of let's say 20-25 and above, person may not need a lot of your bandwidth. But if you are hiring a person in a salary bracket of let's say 3 to 20 lakhs, rest assured, or मतलब be sure that you are able to chalk out at least 15-20% of your bandwidth to extract a productive outcome from that person. अगर आपके पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है तो ये सब मत करो, आप उस लेवल पे इतना हायर मत करो, राइट? तो जूनियर एंट्री लेवल रोल्स के अंदर हायर करने में आप मैनेजमेंट बैंडविड्थ स्पेंड करनी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चे अभी ग्रूम नहीं है, उनको ग्रूम करना है. वो कौन करेगा, आप ही करोगे. तो बेटर तरीका होता है कि आप बॉटम अप जाने के बजाय आप टॉप डाउन हायर करो, राइट? 5 साइट सुपरवाइजर हायर करने की बजाय अगर आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया, आपका जो करंट काम है वो हो जाएगा, थोड़ा महंगा होगा. लेट्स से आपने सुपरवाइजर की बजाय 3x सैलरी में उस प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया, तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आना था आपकी पेनल में, उसका हो सकता है कि पहले 2 महीने में 3x आया, बट उससे उसका इमीडिएट आउटकम क्या है, नाउ दिस गाइज अलाइंड विद यू. अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है 2 साइड भी मैनेज कर ले. यू कैन आस्क दैट गाय, इफ द गाय इज गुड, यू कैन आस्क द गाय कि तू टीम बना ले, राइट? तो अपने सुपरवाइजर हायर कर ले.
दिस गाय कैन हायर सुपरवाइजर, ये अपनी बैंडविड्थ वहां पे लगा सकता है और फिर वो टीम बना सकता है, राइट। तो बॉटम अप हायर करना इज ऑलवेज पेन, इट्स ऑलवेज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको थोड़ा सा आउटलुक लेके चलना चाहिए कि जो भी मैं टीम बना रहा हूँ, 6 मंथ्स में मेरी टीम कैसे दिखेगी, साल भर में मेरी टीम कैसे दिखेगी, थोड़ा सा एक सेंस होना चाहिए आपको, राइट। चाहे हार्ड बजट्स ना हो, आपके पास हार्ड टारगेट ना हो, एंड वो 6 महीने 12 महीने में आपकी टीम कैसे दिखेगी, उसके हिसाब से हायर करो। अगर आप हमेशा अगले महीने में क्या चाहिए, अगले महीने में क्या चाहिए हायर करोगे ना, तो आप पूरा टाइम हायर ही कर रहे होगे, या फिर जो बंदे होंगे उनके साथ में उनके परेशान घूम रहे होगे, यार ये करता नहीं है, इसका मतलब रैंडम रैंडम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो लोगों के साथ में होती है उनको सॉल्व कर रहे होगे। तो टॉप डाउन हायर करने से आपके टीम में मैनेजमेंट बैंडविड्थ बनती है, शॉर्ट रन में कॉस्ट ज्यादा होती है, बट लॉन्ग रन में आपको स्केल मिलता है। इसकी फ्लिप साइड भी है, मतलब बहुत ज्यादा टॉप डाउन भी मतलब ऐसे भी नहीं हायर कर लेना चाहिए कि आपको बहुत सारे आपने मैनेजर इकट्ठे कर लिए कि काम करने वाला कोई नहीं है, सारे डेलीगेट करने वाले हैं, दैट्स ऑल्सो ए प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए, राइट। सो ये एडवाइस हमारे लिए काफी रेलिवेंट है। ये दोनों एडवाइस हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, हायर टॉप डाउन एंड ऑप्टिमाइज फॉर हेडकाउंट, ये दीज एडवाइसेस आर रेलिवेंट फॉर आवर स्टेज ऑफ द कंपनी, हम ग्रो कर रहे हैं इसलिए, राइट। तो यहाँ पे आपको लेट्स से ऐसा कुछ मिलता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टू से है, लेकिन लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर साइड पे या फिर जो नॉलेज वर्कर होते हैं वहां पे, उन फील्ड्स की अगर हम बात करें कि हम बोलें कि यार मेरे को बैकएंड के 3 बंदे चाहिए 10-10 लाख में, वर्सेस मेरे को एक स्टड बंदा मिल गया बैकएंड का 30 लाख में, आई वुड से ऑलवेज गो फॉर दैट स्टड गाय जो 30 लाख रुपए ले रहा है, राइट। कम हेड काउंट रखने से आपकी बैंडविड्थ बच रही है, आपको दुनिया भर का अलाइनमेंट नहीं करना पड़ रहा, हर बार आपको कुछ प्लान बनाना, आपको 3 लोगों के बीच में काम डिवाइड करना पड़ रहा है, अलाइनमेंट करना पड़ रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करता है ये काम की। एक बंदा होगा, अलाइनमेंट क्विक होगा, आप लोग क्विकली अजाइल अजाइल तरीके से मूव कर पाओगे, राइट। तो एक तो काम का आउटपुट फास्ट मिलता है और सिमिलर कॉस्ट के ऊपर। दूसरा एक ये कह सकते हो, एक नॉलेज डेंसिटी बढ़ जाती है कंपनी के अंदर, टैलेंट डेंसिटी बढ़ जाती है। टैलेंट डेंसिटी बढ़ जाती है तो उसके साथ में आप ज्यादा बोल्ड चीजें अटेम्प्ट कर सकते हो उस तरह की टीम के साथ में। अगर आपने बिल्कुल सारे के सारे हेड काउंट के हिसाब से टीम भर लिया कि 50 डेवलपर हैं, सारे सेम लेवल के ऊपर हैं, कल को आपको जरा सा भी चेंज करना है अपने आइडिया के अंदर, ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट फीलिंग कि अरे भाई हम क्या करेंगे, हम हमसे तो नहीं हो पाएगा अभी, राइट। तो इसलिए ऑप्टिमाइज फॉर हेड काउंट रादर देन सैलरी एंड हायर टॉप डाउन। जैसे टॉप डाउन में प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी कि जैसे बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क होता है, कभी मंडेन टास्क होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, वो कराने के लिए हमको हायर करना है। फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा टॉप का बंदा ले आते हैं और वो अपनी ये वाली टीम बनाएगा फॉर एग्जाम्पल, और हमारी फिर उसको जज करने का लेंस से रखता है क्या ये अपने हैंड्स डर्टी करेगा वापस, क्योंकि वो शायद 4-5 साल वही करके ग्रो किया था उस कंपनी में, और हम उसे उठा के वापस करेंगे तो वापस से अपने हैंड्स डर्टी कर। हर कोई उस डील में नहीं होता, तो उससे हमारा एक सिलेक्शन में बहुत मतलब वो होने लग जाते हैं कि हम उसको लेंस से अच्छा दोबारा से ग्राउंड पे जाके काम करेगा कि या फिर यहाँ पे टीम मैनेज ही करेगा, तो वो थोड़ा हायरिंग डिले भी करता है मतलब कहीं ना नहीं कहीं। नहीं, सो अर्पित, दिस इज अ क्वेश्चन कि व्हाट यू आर हायरिंग, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन आर वैल्यू क्रिएटर, अनदर आर वैल्यू प्रोटेक्टर, राइट। अगर आप एक बंदे को हायर कर रहे हो जिसने जो काम आप कराना चाह रहे हो वही काम वो करके आ रहा है, राइट, इसका मतलब बंदा भी उस इंटेंट से नहीं आ रहा है कि मेरे को बहुत मचाना है, राइट। व्हाई वुड द गाय कम एंड डू द सेम थिंग एट अ लोअर स्केल एट द सेम स्केल जो वो वहां पे कर रहा था, वो सैलरी ऑप्टिमाइज करने के लिए आ रहा है, राइट। सो यू आर कॉन्शियस इन योर माइंड कि आई एम नॉट हायरिंग ए वैल्यू क्रिएटर, आई एम हायरिंग ए वैल्यू प्रोटेक्टर। वो बंदा आएगा और बेसिक मैनेजमेंट करेगा, उसकी ड्राइव ही नहीं है लाइफ में, ड्राइव होती तो बोलेगा भाई ये तो नहीं करना ना, मैं ये तो कर चुका हूं, आगे इसमें या तो तुम रोल को उस तरह से पिच करो कि उसमें कुछ और एक्साइटिंग हो जो उसको चमक रहा हो, राइट। और वो भी उसका भी ज्यादा मन लगेगा वो एक्साइटिंग चीजें करने में, हो सकता है 20-40% बैंडविड्थ से वो सेटअप कर दे। अगर आप बंदे को खाली यही काम के लिए ला रहे हो तो वो यही करेगा कि जिस तरह की टीम वो के थ्रू वो ड्राइव करता आया है, ही वुड एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ टीम, same kind of cost structure. So if you are hiring value protector, it makes a lot of sense. You understand their team and cost structure because they would expect the same thing from you. If you are okay with that, you can hire them. But if you are not okay with them, you can take a bet on value creator. Value creator are the kind of guys जिन्होंने वो काम अभी करा नहीं है, उनको ये पता भी नहीं है कि वो ये काम कर सकते हैं, आपको ये लगता है वो बंदा ये काम कर सकता है, एंड यू आर रेडी टू स्पेंड योर बैंडविड्थ इन ग्रूमिंग दैट पर्सन कि वो ये काम करेगा। These guys
are almost 50-60% cheaper in terms of cost. The kind of team and the cost structure that is built up when these guys join, this is most likely almost 5 to 10x cheaper, right? And these guys can move exceptionally fast. These guys can get their hand dirty. ठीक है, अब इवैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. इवैल्यूएशन, whenever we are meeting candidate, जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं, जो कन्वेंशनल एचआर प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें सिखाती हैं कि एज ए इंटरव्यूअर वी नीड टू फॉलो सम एटिकेट्स, कि we need to be soft spoken with the candidate, we need to greet the candidate right. There are so many practices, because when a candidate is coming out to meet with you, he's also interacting with the company first time as well. So the way you are treating the candidate is basically his perception of the way this company will treat me, or the company treats his people, right? तो ये एक एटिकेट की एक अनसेड कोड रहता है between interviewer and the candidate, which all of us should follow, have to follow. But sometimes we tend to do it too much, right? What we do is, in this quest of sounding a nice person, हम बहुत बारी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. हमारे दिमाग में किरकिरी रहती है कि यहाँ पे this 2 and 2 is not adding up to 4, right? Something is missing, right? Let's say a person is saying कि he has problem in his relationship, he got multiple breakup, he got married, he got divorced, this and that, ये सारी चीजें हो गई, right? The guy is showing good aptitude, the guy is showing let's say decent relevant work experience, the guy is showing aggression in his work, right? Now what you do, if you stay a nice person, right, you will most likely end up taking a wrong decision or uninformed decision, right? So better thing here would be to ask straight कि भाई ये कंटिन्यूअसली क्यों हो रहा है, क्या गलत कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता सारे लोग तुम्हें गलत मिले हैं. व्हाट यू वांट टू चेंज अबाउट इट, मेरे को थोड़ा सा एग्जांपल से बताओ. इस यहाँ पे इस ब्रेकअप में क्या हुआ था, इस डाइवोर्स में क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ. उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी है, लेकिन अब जब तक उसकी पर्सनल लाइफ थी तब तक उसकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन अब इस मोमेंट में दिस हैज बिकम सीरियसली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक कंटिन्यूअसली एक पैटर्न दिख रहा है, एंड यू फील लाइक दिस गाय विल नॉट बी एबल टू डू टीम वर्क, राइट? वो सबसे लड़ता रहेगा हर बार, एंड जो आपका जो रोल है उसमें टीम वर्क जरूरी है. तब आपके लिए सीरियस इश्यू है ना, तो कन्फ्रंट दोज इश्यूज, बी बोल्ड एंड आस्क हार्ड क्वेश्चन. और इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हो आप, राइट? ऐसा कोई कोड नहीं है कि ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हो, राइट? वो बस ऐसा नहीं कि रैंडम बस मजे लेने के लिए पूछ रहे हो. वो मतलब एक थोड़ी सी लाइन है आप लोगों को ड्रॉ करनी है कि विदाउट साउंडिंग पिक you explain to the candidate कि मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, I understand कि this is encroaching into your personal boundaries, लेकिन this is important for me to understand for so and so reason, right? ये आप बोल करके कुछ भी पूछ सकते हो, और पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो. एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ये तो फिर भी थोड़ा एक्सट्रीम है. वी शुड डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस लाइक कि अगर एक बंदा के 3 या 4 जंप हो गए and he is asking a salary which you feel like is a little out of the range for that kind of experience profile the candidate is carrying, you should ask कि पहली जॉब में कितना था, दूसरी जॉब में कितना था, फिर वहां से कितना हाइक हुआ, फिर बीच में कोई हाइक हुआ क्या, तुम यहाँ पे बार बार स्विच कर रहे हो हाइक पैसे लेने के लिए, तुम टिक रहे नहीं हो कहाँ पे काम करने के लिए, तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरे को उस पर डाउट है. अटैक, थोड़ा सा अटैक करो बंदे को, थोड़ा सा बैकफुट पे. इसका मतलब ये नहीं कि आकर के सीधा अटैक करने लग गए. प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले ट्रस्ट बनाओ, राइट? कैंडिडेट का विश्वास जीतो कि यार आप जो चीज पूछ रहे हो जेन्युइनली पूछ रहे हो, यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हिम, राइट? उसके बाद में जहां पे आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट एडिंग अप, देयर यू कैन गो इन एग्रेसिव जोन एंड डू अ लिटिल स्ट्रेस टेस्ट फॉर द कैंडिडेट. ठीक है, ऐसा नहीं आते सीधा अटैक करने लग गए. उससे क्या है, कैंडिडेट कोकून में चला जाता है, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो उसको. कुछ भी पूछ सकते हो, सैलरी हाइक पूछ सकते हो, रेटिंग पूछ सकते हो, गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हो, प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, एज ऑफ द स्पाउस, जो आपको लगे पूछ सकते हो, इफ दैट इज रेलेवेंट फॉर योर इवैल्यूएशन. फिर आता है टीम मैनेजमेंट की. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर आल्सो कंसर्न कि जब हम टीम बना रहे हैं, हमारा एक माइंड में लेंस होता है कि बहुत सारे लोगों ने, मैनेजमेंट ने ज्ञान
लिखा हुआ है कि एक बार में एक बंदे के 5 से ज्यादा रिपोर्ट ही नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा रिपोर्ट ही हो जाते हैं तो बंदा उनको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाता, टीम की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। दिस इज ऑल बुलशिट, राइट? इट डजंट अप्लाई। CEO of Nvidia has 50 direct reportees, right? It's $1 trillion company now. So this is all bullshit. You can have direct reportee. Given the fact is your direct reportees are self-managed, right? If they are self-managed, उनको हर रोज आपको सुबह सुबह पेप टॉक नहीं देनी पड़ती कि भाई टाइम से आ, भाई काम कर, भाई मेहनत करने से होगा, बार बार चार्ज अप नहीं करना पड़ता, करियर एडवाइस, लाइफ गोल एडवाइस नहीं देनी पड़ती, वो अपना काम करने में ड्रिवन और अपना काम करके लाते हैं। यू कैन हैव एज मैनी एज यू वांट, राइट? एंड कीपिंग अ डायरेक्ट रिपोर्टी count higher, right, keeps the speed and agility much higher, reduce the number of levels in the company, keeps the information flow better, your team will be more aligned, right? Overall outcome is much better if you can manage a leaner, less team with lesser levels and more people at the same level, right? And लेकिन इस तरह की टीम बनाने के लिए देन यू हैव टू अगेन रेफर टू दिस पॉइंट, ऑप्टिमाइज फॉर हेड काउंट। आपने बढ़िया बंदे शुरू से लिए, आप बहुत सारे आईसीज और ऐसे ऐसे जूनियर बच्चे ले लोगे जिनको अभी बहुत ग्रूमिंग की जरूरत है, फिर आप ये करोगे तो फंस जाओगे, राइट? अगर आपने टीम बढ़िया बनाई है तो यू कैन हैव एज मेनी डायरेक्ट रिपोर्ट्स एज यू वांट, राइट? फिर दूसरा है कि जनरली वी बिलीव कि लोगों के साथ में बहुत ट्रांजैक्शनल होते हैं, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द दिस सेशन लेंस, बट दिस इज आल्सो ट्रू कि वी आर वेरी समटाइम्स ट्रांजैक्शनल विद द पीपल कि ये काम हमें कराना है, तू एक काम कर दे, तू ये काम नहीं करेगा तो मैं किसी और से करा लूंगा, काम तो होके रहेगा, राइट? एंड उस चीज में क्या होता है कि उसमें बंद, अगर आप पूरा टाइम एक्सपेक्ट ही कर रहे हो एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, अगर आप पूरा टाइम एक्सपेक्ट ही कर रहे हो लोगों से कि तूने मेरी एक्सपेक्टेशन ब्रेक कर दी, तूने मेरी एक्सपेक्टेशन ब्रेक कर दी, मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट किया था, तूने ये नहीं किया, अगर पूरा टाइम आपके साथ में ये हो रहा है तो एक बार रुक के पूछ लो कि क्या आपने उस कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन मीट करी? आप उसको भी तो एक्सपेक्टेशन है ना आपसे कि आप उसको सिखाओगे, नर्चर करोगे, उसकी करियर ग्रोथ में हेल्प करोगे, एक अच्छे बॉस बनोगे। जब आप ये बनोगे तभी तो वो बंदा आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जाएगा, राइट? तो वो भी रहता है कि यू कैन ऑलवेज, अगर आपको कोई बंदा नया हायर करना है आपको किसी रोल के लिए, तो हमेशा अगेन वैल्यू क्रिएटर माइंडसेट से आप लोगों को देख सकते हो कि आपकी टीम में कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मैं अगर ये स्किल डेवलप करने में एफर्ट मारता हूं तो वो स्किल ग्रो कर लेगा। उससे क्या है कि अगर आपने एक बंदा कम कर दिया आपकी टीम से, इट्स ऑल अबाउट हेड काउंट। 5 लोगों की टीम है, ठीक है, छठा बंदा आपको लाना था, आपने छठा बंदा नहीं लाया, 5 में से एक बंदे को ट्रेन करके काम करा रहे हो, टीम साइज 5% रखा, आपने सबकी प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ा दी, अपनी पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ा दी। हेड काउंट बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उतना ही टाइम फिर वो 1 to many कोऑर्डिनेशन है, हर एक आदमी सबके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है और सब वो कोऑर्डिनेशन में टाइम जाता है। तो अपनी टीम के ऊपर इन्वेस्ट करना, एफर्ट मारना, मोरल नहीं लॉजिकल सेंस भी बनाता है आपके, मतलब ओवरऑल भी एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सेंस बनाता है।